हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स पोर्टली। मैं आप सबकी फ्रेंड कोमल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2021। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या यूनियन बजट 2021 में चेंजेस आए हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं और जो आपको जानना चाहिए। मैं आज इसके ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप यहाँ से आपको बहुत सारे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे रिगार्डिंग चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेस। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, बस चलो जो भी चेंज है मैं आपको इस वीडियो में सारे चेंजेस को कवर करने की कोशिश करी है मैंने। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2021 में सबसे पहले है हमारा जो चेंजेस आया है वो सेक्शन 44 एडी एंड सेक्शन 44 एडीए को हम साथ लेके चलते हैं। सेक्शन 44 एडी में कोई चेंज नहीं है, सेक्शन 44 एडीए में चेंज है। वहाँ पे पहले जो एसएससी का डेफिनेशन था वो डिस्प्यूटेड था, तो वो एलएलपी भी इसमें कवर्ड मान लेते थे पहले। तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने इस जो डेफिनेशन ऑफ एसएससी है उसको क्लेरिफाई किया गया है और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी। तो पहले ये सेक्शन एलएलपी भी यूज़ करती थी, बट अब से एलएलपी यूज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें डेफिनेशन ऑफ एसएससी अब चेंज मतलब क्लियर कर दिया गया है, पहले डिस्प्यूटेड था ये। दूसरा आता है जो बजट में चेंजेस हैं वो टैक्स ऑडिट के लिमिट में चेंज किया गया है। इसमें क्या था कि जो टर्नओवर का लिमिट था, जो जानते हैं हम लोग जनरली कि टैक्स ऑडिट में टर्नओवर का लिमिट अगर मोर देन 1 करोड़ है, अब इफ़ यू आर इन अ बिजनेस, तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड होता है और इन केस ऑफ प्रोफेशन इफ़ योर ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स ₹50 लाख, ये नॉर्मल सिनेरियो है। बट अगर आपका 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इन द सेंस कि आपका जो टोटल पेमेंट है उसमें 95% जो पेमेंट है वो ऑनलाइन हुआ है और आपका जो टोटल कैश रिसीट्स है वो 95% कैश रिसीट्स क्या हुआ है, डिजिटल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। तो इस केस में क्या था, पहले लास्ट ईयर जो टैक्स ऑडिट का लिमिट था वो 5 करोड़ था, लेकिन अब बजट 2021 में इस टैक्स ऑडिट के लिमिट को इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 95% डिजिटल है, ऑनलाइन 95% ट्रांजैक्शन अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन है, तो आपके लिए 5 करोड़ वाला जो टर्नओवर का लिमिट था वो उनको इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले क्या था कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल था उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, लेकिन जो परचेज गुडविल होता था उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते थे। लेकिन इस बजट में उसको भी हटा दिया कि चाहे गुडविल सेल्फ जनरेटेड हो चाहे परचेज गुडविल हो, कोई भी डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सेक्शन 55 में हमारा कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस होता था, यानी जब हम गुडविल को सेल आउट करते थे तो उस पर जो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस होता था, तो उस टाइम तो हम जो भी WDV रहता था गुडविल का और जो भी सेल्स कंसिडरेशन रिसीव होता था उसको लेके हम कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब कैसे करेंगे, तो अभी भी हमें सेम ही करना है। इन केस ऑफ का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो कुछ नहीं करना, जो भी सेल्स कंसिडरेशन रिसीव हुआ है माइनस कॉस्ट। कॉस्ट तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में नील होता है, तो नील लेके जो भी अमाउंट आता है वो कैपिटल गेन आपका हो जाएगा। अब इन केस ऑफ परचेज गुडविल के केस में क्या करेंगे, जो भी हमारा अभी तक हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो WDV ऑफ गुडविल रेस्ट बचा हुआ है हमारे पास, उसको हम कॉस्ट ले लेंगे। सेल्स कंसिडरेशन हम रिसीव करेंगे, उसको हम सेल्स कंसिडरेशन मान के दोनों का डिफरेंस जो भी गेन और लॉस होगा वो हम बुक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस आया है सेक्शन 43 CA में। इसमें बेसिकली चेंजेस क्या है, जो सेफ हार्बर का लिमिट पहले 10% था उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया, और उसमें क्या किया है, 3 कंडीशन रख दिया है।
पहला कंडीशन स्पेसिफाइड पीरियड का दिया गया कि इसी टाइम पीरियड के बीच में सेल आउट होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या है कि आपका 12th डे ऑफ नवंबर यानी 22 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच तक में ही इसका सेल होना चाहिए। ठीक है, इसी पीरियड का लिमिट जो है वो एक्सीड किया गया है कोविड के कारण। सच ट्रांसफ़र जो होना चाहिए वो फर्स्ट अलॉटमेंट होना चाहिए, यानी सेकंड अलॉटमेंट के केस में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो सेल्स कंसिडरेशन होगा वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको जो सेफ हार्बर का लिमिट है वो 120% आप ले सकते हो। नेक्स्ट चेंजेस आया है पीएफ के इंटरेस्ट में। ये बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं इस बार। पहले क्या था कि हमारा जो भी एम्प्लॉय का हम जानते हैं कि पीएफ में दो कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है और एक एम्प्लॉय का होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे ऑलरेडी कैप इन्होंने लास्ट ईयर लगा दिया था। अब इस साल इन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे कैपिंग लगाया है कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पीएफ में 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट रिसीव करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, पहले ये टैक्सेबल नहीं था, अब ये टैक्सेबल कर दिया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट चेंजेस आए हैं एलटीए में। एलटीए में क्या चेंजेस किया गया है, कोविड में क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि हम कहीं भी घूमने जाते थे और उसके खर्चे को क्लेम करके हम एलटीए ले लेते थे अपने रिटर्न में। लेकिन सिंस अब कोविड के चक्कर में हम कहीं घूम नहीं पाए इस बार, जो भी एम्प्लॉई हैं वो कहीं जा नहीं पाए। तो गवर्नमेंट ने निकाला कि अगर आप एम्प्लॉई से कोई कैश अमाउंट रिसीव करते हो एज एलटीए तो आप उसको एलटीए क्लेम कर सकते हो, एलटीए अलाउंस ले सकते हो। कैसे ले सकते हो उसके कंडीशंस उन्होंने डाले हैं। सबसे पहले तो जो अमाउंट आपको मिलेगा उसको आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड पीरियड में इन्वेस्ट करना होगा, यानी एक्सपेंडिचर बेसिकली कुछ खरीदना होगा आपको, और वो चीज़ खरीदनी होगी जिसका जीएसटी रेट 12% और 12% से ज़्यादा हो। ठीक है, और किस पीरियड के बीच में आपको परचेज करना है, तो 12 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपको एक्सपेंडिचर करना है उस आइटम पे जिसका कि जीएसटी रेट हो 12% या 12% से ज़्यादा। और अगर आपने इस क्लॉज को यूज़ कर लिया है, सपोज़ कि आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, और उस एक्सपेंडिचर को आप एलटीए ले रहे हो, तो अगर आपका कोई अदर इंडिविजुअल आपकी फैमिली में है तो इस अमाउंट को वो क्लेम अपने एलटीए में नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एक एक्सपेंडिचर के लिए एक पर्सन ही क्लेम कर सकता है। दूसरा है, नेक्स्ट चेंजेस है यूलिप पे। ठीक है, कि पहले क्या था, एक बहुत ही अच्छा प्लान निकाला था इंश्योरेंस कंपनी ने म्यूचुअल फंड का। मतलब आप पहले म्यूचुअल फंड से अगर हमें कोई भी लाइफ इंश्योरेंस अगर हम कराते हैं तो उसका जो भी पैसा हमारा आता था वो 10-10 डी में एग्जेम्प्ट होता था। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान निकाला था यूलिप का। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे कि वो 90% जो इन्वेस्टमेंट होता था वो आपका म्यूचुअल फंड में लगा देते थे, और 10% इन्वेस्टमेंट आपका ये जो भी आपका एलआईसी का प्रीमियम अमाउंट जाता है उसमें लगा देते थे। और जब भी मेचोरिटी के टाइम पे जितना भी अमाउंट मिलता था, सिंस वो अमाउंट रिसीव होता था 10 डी में, तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता था। तो बहुत ही अच्छी टैक्स प्लानिंग थी, बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी कैपिंग लगा दिया, और इसमें इसका भी जो भी एग्जेम्पशन मिलता था वो हटा दिया। यानी अगर आप साल में 2.5 लाख से ज़्यादा अगर प्रीमियम पे करते हो यूलिप में, ठीक है, तो जो भी आपका अमाउंट रिसीव होता है वो सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मेचोरिटी अमाउंट पे जो भी रिसीव होगा टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होगा किस सेक्शन में, तो वो 112A में टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। यानी ये आपका कैपिटल
गेन माना जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपका प्रोविज़न है यूलिप वाला, ये प्रोविज़न एप्लीकेबल इन्होंने कब से कर दिया? 1 Feb 2021 से ही एप्लीकेबल कर दिया। इन्होंने वेट भी नहीं किया कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल, यानी जिस दिन इन्होंने बजट लेके आए ये उस दिन से ही इस सेक्शन को एप्लीकेबल कर दिया कि अब कोई नो मोर टैक्स प्लानिंग यूलिप के केस में। और इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी के मतलब डेथ वगैरह पे अगर कोई भी अमाउंट मिलता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जम्पशन है, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड एंड बिलेटेड रिटर्न। सब पहले क्या था कि जो हमारा रिटर्न फाइलिंग अगर हम ड्यू डेट पे नहीं कर सकते थे तो बिलेटेड रिटर्न कर सकते थे, या बिलेटेड रिटर्न भी नहीं, हम जैसे ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया उसमें कुछ गलती हो जाती थी तो हम उसको कब तक ठीक कर सकते थे, तो उसमें डेट था 31 मार्च ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी जैसे मान लो कि 31 मार्च तक होता था, उस 31 मार्च के पीरियड को इन्होंने रिड्यूस करके 31 दिसंबर कर दिया, यानी अब 31 दिसंबर तक ही हम रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद इस सेक्शन में चेंज होने के कारण क्या हो गया कि रिस्पेक्टिव चेंजेस आ गया सेक्शन 234F में। पहले क्या था कि अगर आप ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करते हो और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आप अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हो तो 5,000 तक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 234F में। और अगर आप 31 दिसंबर तक भी नहीं करते हो रिटर्न फाइल, 31 मार्च तक करते हो तो आपको 10,000 तक 234F में फाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी 234F का जो 10,000 वाला क्लॉज था वो तो वॉइड हो गया, क्योंकि अभी डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो ही रिड्यूस हो गया 31 दिसंबर हो गया। तो 31 दिसंबर तक आपको अपना रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना है। ठीक है। 31 मार्च वाला कॉन्सेप्ट अभी ओवर हो गया है। नेक्स्ट चेंजेस है ये है रिलीफ टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अब इसमें बहुत ही मतलब लोग कह रहे हैं अरे सीनियर सिटीज़न को रिटर्न ही नहीं फाइल करना पड़ेगा, उनको तो एग्जम्पशन मिल गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीनियर सिटीज़न हो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इन्होंने बस थोड़े से चेंजेस करे हैं। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 194P। सेक्शन 194P में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न बताया गया है। इसमें क्या किया गया है कि वैसे पर्सन रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न जिसका एज की 75 ईयर्स है और 75 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है, और वो सिर्फ 2 ही इनकम रिसीव कर रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर, सिर्फ 2 इनकम रिसीव कर रहे हैं। पहला पेंशन इनकम, दूसरा इंटरेस्ट इनकम। ठीक है। तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। उसके बाद भी और भी कंडीशन है, अभी और भी कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इन्होंने इसमें डाला कि सिर्फ 2 इनकम रिसीव करना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए, पेंशन इनकम होना चाहिए, उसके अलावा कोई इनकम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन इन्होंने डाला कि जो ये पेंशन इनकम है और ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो एक ही बैंक में होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट इनकम किसी और बैंक में आ रहा है आपका और आप पेंशन किसी और बैंक में रिसीव कर रहे हो तो आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, चाहे आप 75 साल के हो या 75 साल से ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ आ गई कि अगर आप इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आप पेंशन इनकम रिसीव कर रहे हो एक बैंक में, किसी भी एक बैंक में, और आपका कहीं और बैंक अकाउंट है उसमें आप रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हो, तो यस आपको रिटर्न फाइल करना है। आपको इस सेक्शन में एग्जम्पशन नहीं मिला है। ठीक है। तो सिंपली इस सेक्शन जो सेक्शन 194P आया है, इस सेक्शन का यही क्रक्स है कि अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न हो, यानी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न होना चाहिए,
सीनियर सिटीजन तो 60+ है, लेकिन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन में कौन कौन है, 75 ईयर्स या 75 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है। और आपका सिर्फ 2 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम। और उसमें भी कंडीशन क्या है कि आपका एक ही बैंक में ये दोनों इनकम रिसीव होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है, आपको उसी बैंक में अपने जो भी 80 चैप्टर 6 ए के जो भी डिक्लेरेशन वगैरह है उसी बैंक में देना है, और वही आपके इनकम के हिसाब से आपका स्लैब रेट के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करके और रिटर्न फाइल करेंगे। तो आपको अब रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ 2 इनकम रिसीव कर रहे हो और सिर्फ उस दोनों इनकम एक ही बैंक में आ रहे हो, और नो कोई भी अदर इनकम नहीं होना चाहिए और कोई अदर बैंक अकाउंट में कुछ भी रिसीव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो टीडीएस कटेगा वो आपका आपके स्लैब रेट के हिसाब से कटेगा। आप इस बैंक मतलब जिस बैंक में भी आपका पेंशन आ रहा है और इंटरेस्ट इनकम है, उस बैंक में जाके आप अपना चैप्टर 6 का डिडक्शन के लिए डिक्लेरेशन दे सकते हो, वो फर्निश कर सकते हो वहाँ पे इंफॉर्मेशन, और उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ के बैंकर होंगे, बैंक पर्सन होंगे, कंसर्न पर्सन, वो आपका रिटर्न फाइल करेंगे। नेक्स्ट चेंजेस है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स में इसमें है कि भाई आपका इफ़ यू आर अ बायर एंड अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है गुड्स परचेज करने से पहले एट द रेट ऑफ 0.1%। और अगर दूसरा कंडीशन इसमें यह भी है कि आप जिससे परचेज कर रहे हो, मतलब परचेज़र हो आप, और जो भी आपको सेल कर रहा है उसका टर्नओवर होना चाहिए 50 lakhs। और ये टर्नओवर हम कहाँ देखेंगे, लास्ट ईयर के टर्नओवर को हम देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में बायर को डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1%। फर्दर अगर इस पे टीसीएस अगर कलेक्ट हो रहा है तो टीसीएस इस पे कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको इस पे टीडीएस ही कलेक्ट होगा, टीसीएस इस पे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दिस प्रोविज़न इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर इसमें क्या है, आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस देना पड़ेगा। हायर रेट ऑफ टीडीएस में 20% नहीं है, यहाँ पे 5% टीडीएस है, काटा जाएगा। इसमें क्या है कि अगर आपका टीसीएस कहीं कलेक्ट हो रहा था तो कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, आपका टीडीएस कलेक्ट होगा। और हायर रेट ऑफ TDS if recipient has not filed ITR. If a person has not filed ITR for the last 2 years but has furnished PAN, then TDS and TCS has to be levied at twice the applicable rate और 5% whichever is higher, इनमें से जो भी हायर होगा। और ये प्रोविज़न पेमेंट ऑफ सैलरी पे एप्लीकेबल नहीं है। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ कॉपी ऑफ ITR फॉर लास्ट 2 year along with PAN when payment are made to contractor, professional, commission agent etc, ठीक है। और ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम, and this section is going to be applicable from 1st July 2020-21। तो I have tried to cover almost everything